बीएड सेकंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में सेकंड यूनिट का टॉपिक करवाएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। पहले हमने फर्स्ट यूनिट के भी आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं और अब सेकंड यूनिट के भी हम आपको जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिए संभावित हैं कि वो परीक्षा में आ सकते हैं, वो आपको 2 क्वेश्चन इसमें से करवाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग टेबल्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड द राइटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी विशेष उल्लेख की सारणी तैयार करना, उसकी रचना करना और प्रश्नों के विभिन्न रूपों को लिखना कि किस किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पुट किए जाते हैं, किस किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्नों के विभिन्न रूप दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और निबंधात्मक प्रश्न हैं। ये 4 प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। 4 प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किसी भी परीक्षा के लिए किया जाता है। अब ये चारों प्रकार के जो प्रश्न हैं ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या इनकी लाभ हैं, क्या क्या इनकी कमियां हैं, दोष हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। ये इनका उत्तर केवल एक शब्द या एक लाइन में देना होता है। जैसे पानीपत की लड़ाई कब हुई, केवल आपको एक वर्ड में नहीं, अति लघु उत्तर है। इसमें आगे लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत जो शॉर्ट आंसर टाइप, ये थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिनके उत्तर संक्षेप में देने होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर कुछ पंक्तियों में दिए जाते हैं, कुछ वाक्यों में दिए जाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो जैसे सिकंदर के आरंभिक जीवन के बारे में लिखें, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उन्हें हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं आधुनिक काल में बहुत अधिक होती हैं। इन परीक्षाओं को नवीन परीक्षाओं का नाम भी दिया जाता है और इस प्रकार की परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं वो प्रश्न कुछ अलग से हटकर होते हैं, उनमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और जो पहले से ही निश्चित होते हैं। शिक्षकों को इनके मूल्यांकन करने में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या ऐच्छिक अधिकार नहीं होता, क्योंकि इसमें केवल विकल्प का चयन करना होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में आगे बहुत कई प्रकार की परीक्षाएं बनती हैं, जिसमें जो चाहे वो पुनर्पहचान के रूप में हैं और चाहे वो प्रत्याशरण के रूप में हैं। इसमें जो अभिज्ञान रूप या पुनर्पहचान रूप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वर्गीकरण, उनमें सत्य असत्य, उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूर्ति या क्रमबद्धीय प्रश्न पूर्ति, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक या गलत यानी सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं। बहुउद्देशीय में या बहुविकल्पीय भी हम इन्हें कह सकते हैं। एक तो होता है ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन, जिनमें केवल आपको सही और गलत, यस और नो, हाँ या नहीं वाले प्रश्न भी दिए जाते हैं।
बहुउद्देशीय बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं और उन उत्तरों में आपको चयन करना होता है। वाक्य पूर्ति के जो प्रश्न हैं, पीछे एक वाक्य दिया जाता है, उसमें रिक्त स्थान पूर्ति करवाई जाती है और रिक्त स्थान पूर्ति में पीछे कुछ जो शब्द हैं वो दिए जाते हैं, उनसे रिक्त स्थान पूर्ति होती है। उसके बाद है क्रमबद्धीकरण जो प्रश्न होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में केवल एक क्रम से लगाएं कि किस सन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उनका क्रमिक क्या है, या किसी भी एक लेखक की जो भाषाएं हैं उनमें सन का क्रमिक आधार तैयार कीजिए, यानी कि कौन सी जो काव्य ग्रंथ है या कोई पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई। इस प्रकार के जो क्रमिक प्रश्न जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद जो वर्गीकरण प्रश्न हैं, वर्गीकरण प्रश्नों के आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों का नाम लिया जाता है या इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है कि उन दोनों के बीच में उनसे अलग वर्ग में किसी चीज़ का नाम भी लिखा जाता है। छात्रों द्वारा इस चीज़ को के वर्ग को अलग करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का अधिक प्रयोग होता है, जैसे बस, कार, जहाज़, दिल्ली, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारे जो हैं वो यातायात के साधन हैं, बस है, कार है, चाहे जहाज़ है, इनसे हम आ जा सकते हैं, पर दिल्ली एक शहर का नाम है, इसमें एक जो वर्ग संबंध नहीं है, ये अलग है। इस प्रकार से इन परीक्षाओं को रखा जाता है। अब हम करेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के हमारे लिए एडवांटेजेस क्या हैं, इनके लाभ क्या हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं ये विश्वसनीयता इनमें होती है, क्योंकि विद्यार्थी को अपनी तरफ से कुछ लिखना नहीं होता, परीक्षाओं में दिया जाता है, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार का जो अध्यापक या शिक्षक या पेपर को चेक करने वाला है उसको भी कोई अपना स्वतंत्र जो नंबर देने का अधिकार नहीं होता, फिक्स होता है। इनमें वस्तुनिष्ठता होती है, समय की बचत होती है, वैध होती है क्योंकि वैधता है, विभेदीकरण है या इनमें व्यवहारिकता होती है, मूल्यांकन करने में आसान है, इनमें समग्रता होती है, क्योंकि जब अधिक प्रश्नों का निर्माण होगा तो समग्रता आ जाएगी। जहाँ मान लीजिए पूरे सिलेबस में से निबंधात्मक प्रश्न 1 या 2 पूछे जाने हैं तो वहीं पे हम एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो अधिक पूछे जाएंगे, और जहाँ पे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पे जो सिलेबस की समग्रता है वो आ जाती है। इनकी उपयोगिता है, ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाते हैं, मूल्यों का विकास करते हैं, और इनमें भाषा भी किसी प्रकार से बाधक नहीं है। तो ये थे बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली के या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण। अब हम इनमें कमियां निकालते हैं कि इनकी कमियां क्या क्या हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली क्यों सही नहीं है? प्रश्नों का निर्माण करना कठिन है, प्रश्न बहुत अधिक हो जाते हैं, इनमें मानसिक क्रियाओं की अवहेलना होती है। मानसिक क्रियाओं की अवहेलना से भाव है कि आपके मन में क्या है, क्या विचार हैं, आप क्या लिखना चाहते हैं, वो सब आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाती। अनुपात कार्य और इसमें धोखे को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि एक विद्यार्थी जिसको नहीं भी आता अगर वो भी उसमें से देख के भर देता है तो वो सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। ये खर्चीली और अत्यधिक समय लेने वाली परीक्षाएं हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये अनुचित हैं, क्योंकि विद्यार्थी के ज्ञान का कहीं भी इसमें उद्घाटन नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निदानात्मक नहीं हैं, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को कितना आता है, कितना नहीं आता है, क्या उसने किया है, इसके बारे में भी पता नहीं चलता। इसमें कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ये इसकी कुछ कमियां रही हैं। अब उसके बाद हम करेंगे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न बच्चों वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर आपको विस्तार से देने होते हैं, जिसमें विद्यार्थी को अपने ज्ञान, अपनी कल्पना शक्ति या अपने विवेक से
प्रश्नों को हल करना होता है। तो ऐसे प्रश्न को हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी को अपनी तरफ से भी कुछ लिखना पड़ता है। इस प्रकार की परीक्षाओं के कुछ लाभ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। निबंधात्मक परीक्षाएं व्यावहारिकता पूर्ण होती हैं, इनमें व्यावहारिकता होती है और ऐसी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की रचना करना बहुत आसान होता है। निबंधात्मक प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों के लिए उनकी स्मृति, तर्क शक्ति, विचार और पुनः स्मरण जैसी जो मानसिक क्रियाएं या मानसिक योग्यताएं हैं, उनका सहयोग लिया जाता है या उनका पूर्ण रूप से विकास होता है। निबंधात्मक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों के दृष्टिकोण का भी पता लगाया जा सकता है और निबंधात्मक परीक्षाओं के आधार पर छात्रों के मूल्यांकन कर छात्रों की भाषा शैली, लेखन कला और अभिव्यक्त करने की शक्ति की भी परख हो जाती है। निबंधात्मक परीक्षाएं छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण उनकी रुचि, विचारधारा और क्षमता की जानकारी हो जाती है। इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में कम समय और कम खर्च होता है। ऐसी परीक्षाओं की रचनात्मक या चिंतन को प्रोत्साहन देने वाली होती हैं और इसमें उनकी तथ्यों और विचारों को एकत्रित करने की योग्यता का भी पता चलता है। ऐसी परीक्षाएं बच्चों को मौलिकता, संगठन करने की क्षमता, कल्पना शक्ति जैसे व्यक्तिगत तत्व के मूल्यांकन करने में भी मदद करती हैं। इस प्रकार की परीक्षाओं में छात्रों की एकाग्रता शक्ति, छात्रों की क्षमता और एकाग्र शक्ति द्वारा मिलने वाले ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उचित अवसर या एक अध्यापक को सहायता मिलती है। अब है निबंधात्मक परीक्षाओं के दोष। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की कमी है, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्नों में कोई भी जो अध्यापक है वो भाई भतीजावाद बरत सकता है। किसी के कम नंबर हैं तो किसी के ज़्यादा नंबर दिए हैं, उसके लिए मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो सकता, ये प्रामाणिक नहीं है। इनमें रटन शक्ति या रटने की शक्ति अधिक होती है, उसकी जांच होती है, क्योंकि जो विद्यार्थी जितना याद करेगा उतना ही वो लिख पाएगा। उसकी अपनी जो कल्पना शक्ति, अपनी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका कम प्रयोग होता है, बल्कि जो पुस्तकों में लिखी हुई बातें हैं उनको विद्यार्थी रटकर, चाहे उसका दिमाग कैसा भी है, वो ही उसको लिख देता है। यानी ये रटने की शक्ति की जांच है। निबंधात्मक परीक्षाएं एक कला के रूप में हैं। ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इनमें विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अधिक बैठना भी पड़ता है और जब लिखते हैं तब भी उसे अधिक बैठना पड़ता है, तो इससे भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन के लिए शक्ति और धैर्य की आवश्यकता रहती है। छात्रों के स्वभाव की अवहेलना होती है कि छात्र किस प्रकार करना चाहते हैं, या एक विद्यार्थी ने यदि संपूर्ण यानी समग्रता को ये नहीं ले पाती, क्योंकि अगर निबंधात्मक परीक्षाएं होंगी तो उसमें कम प्रश्न पूछे जाएंगे और कम प्रश्न हो सकता है किसी विद्यार्थी ने 1 या 2 प्रश्न ही किए हों और वही परीक्षा में हों, और एक विद्यार्थी ने पूरी पुस्तक को पढ़ा है, केवल 2 या 3 वही प्रश्न रह गए हैं जो परीक्षा में आ गए हों, तो इसलिए मूल्यांकन सही नहीं हो पाता। संवेगात्मक परेशानी पैदा हो जाती है। अनैतिकता की आदतों को प्रोत्साहन मिलता है। पर्याप्त समय और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे बच्चों निबंधात्मक परीक्षाओं के कुछ कमियां। अब हम जैसे इसके जो निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण, कमियां, लघु उत्तरात्मक परीक्षाओं की गुण और कमियां, इसके बारे में हमने बात की। अब हम करेंगे निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। Suggestions for the importance of essay type
टेस्ट जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं उसके लिए हम कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र पूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। उसकी पहले से तैयारी होनी चाहिए जिससे पूरे पाठ्यक्रम में छात्रों की जो बुद्धि की जांच है वो हो सके। प्रश्न पत्र का ऐसा स्तर तैयार होना चाहिए जिसमें सभी स्तर के छात्रों के प्रश्नों को हल करने के लिए मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जैसे किसी का इंटरेस्ट पोइट्री में है तो किसी का प्रोस में है, तो मिले जुले जो प्रश्नों का निर्माण, अब जैसे हिंदी की हम बात करते हैं कि कविता, कोई गद्य या व्याकरण, किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो है व्याकरण में अधिक है, किसी का काव्य में अधिक है, तो किसी का गद्य भाग में अधिक है, तो इसमें मिले जुले प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी जो प्रश्न हैं वो करने अनिवार्य होने चाहिए, क्योंकि विकल्प जहाँ पर होगा वहाँ पे विद्यार्थी कुछ पाठ्यक्रम के विषयों को छोड़ देते हैं कि वो होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्न करने अनिवार्य होने चाहिए जिससे बच्चे सारे पाठ्यक्रम को तैयार कर सकें। प्रश्न पत्र तैयार करते समय परीक्षक का प्रयास होना चाहिए कि उनमें प्रश्नों की संख्या अधिक ना हो और प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न जो वस्तु प्रश्न हैं या विषय वस्तु से इस प्रकार से संबंधित होने चाहिए जिससे उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके या सहायता मिल सके। प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ और छोटे प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए जिससे उनका उत्तर संक्षेप में दिया जा सके। प्रश्न पत्र के निर्माण में बच्चों को मौलिक और उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास करने वाले होने चाहिए। प्रश्न पत्र में जिन बातों के उत्तर वांछित हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। उनके मूल्यांकन के लिए अंक भी निश्चित या निर्धारित करने चाहिए। जिन छात्रों के उत्तर बढ़िया हों उन्हें अच्छे अंक मिल सकें। निबंधात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए जो प्रश्न पत्र हैं वो सभी प्रश्न यथासंभव स्पष्ट होने चाहिए। कोई भी परीक्षक या परीक्षार्थी उनके अलग अलग अर्थ न निकाल सके। प्रश्नों की भाषा सही होनी चाहिए। परीक्षा में जो सभी प्रश्नों का मूल्यांकन बिना किसी रुकावट के करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की मनस्थिति में परिवर्तन करके मूल्यांकन में एक रूपता नहीं रहती। विभिन्न स्तरों पर छात्रों को 3 घंटे के प्रश्न पत्र करने का समय दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि छात्रों के जो शारीरिक और छात्रों के मानसिक विकास की दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1 घंटा तथा माध्यमिक और उच्च कक्षाओं के लिए 3 घंटे का समय होना चाहिए। सभी के लिए 3 घंटे का समय सही नहीं रहता। परीक्षा का आयोजन ऐसे समय पर करना चाहिए जब न तो अधिक गर्मी हो और न अधिक सर्दी हो, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यथासंभव प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय परीक्षक एक ही व्यक्ति होना चाहिए। यदि संभव हो सके तो उत्तर पुस्तिका की जांच 2 परीक्षकों द्वारा करवाई जानी चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन करने का काम केवल अनुभवी शिक्षकों को ही दिया जाए। निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ साथ जो लघु उत्तर या वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को भी यथासंभव उनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। वस्तुनिष्ठ या लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को भी उनमें जोड़ा जाना चाहिए। निबंधात्मक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को हल करने के लिए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग हिस्सों या अंकों का वितरण करना चाहिए। इसमें बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। परीक्षक प्रश्न पत्र बनाते समय इससे संबंधित आदर्श उत्तर, इसका अंकन कुंजी, अंकन विधि स्वयं तैयार कर लें, क्योंकि जिससे प्रश्न पत्रों के उत्तरों के बारे में पूरी जानकारी मिल सके तथा उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ ढंग से तैयार हो सके।
तो बच्चों ये थे प्रश्न पत्र कि किस प्रकार से जो प्रश्न पत्रों का निर्माण है वो किया जाए, जिसमें आज हमने कि प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न दिए जाएं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और ऐसे टाइप हैं। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में कि इनके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इनकी हानियां हैं और आगे किस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए, उसके लिए भी सुझाव के बारे में हमने बात की। कल हम किसी दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।